आइए आज हम लोग राग भूपाली के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले ये जानना भी आवश्यक है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में रागों को गाने का प्रचलन है। अब ये राग है क्या? राग शब्द संस्कृत के रंज धातु से बना है। रंज का अर्थ है रंगना। जिस तरह से चित्रकार बेजान तस्वीर में अपनी तैयारी, अपनी मेहनत से रंग भरकर उसे और सुंदर बनाता है, जान डाल देता है, जिससे लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते, ठीक उसी प्रकार संगीतज्ञ भी अपने अभ्यास, अपने मेहनत, अपनी तैयारी से मन और शरीर को संगीत के सुरों से रंग डालते हैं। रंग में रंग जाना मुहावरे का अर्थ ही है सब कुछ भूल कर मग्न हो जाना, लीन हो जाना। तो राग की यही विशेषता है। संगीतज्ञों का भी यही काम है। पहले तो वो खुद रागों के गायन से अपने को रंगता है और उसका विशेष प्रभाव अपने सामने जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन पे भी डालता है। वो भी उनके रंग में रंग जाते हैं। और राग की अब परिभाषा भी है तो आपके सामने लिखा हुआ है। राग सुरों के आरोहण और अवतरण का ऐसा नियम है जिससे सुंदर संगीत की रचना होती है। पश्चिमी देशों में भी ये काम हो रहा है, लेकिन वहां पर इसका राग की जगह पे नाम कुछ अलग है। उसको इम्प्रोवाइजेशन के नाम से जानते हैं। प्रत्येक राग की अपनी विशेष पहचान होती है, उसका अपना एक विशेष परिचय होता है। जैसे नीचे राग भूपाली का दिया जा रहा है। हर राग जैसे एक व्यक्ति विशेष का अपना परिचय होता है, ठीक उसी प्रकार राग विशेष का भी अपना परिचय होता है। वो क्या? कि राग का जन्म कहाँ से हुआ। रागों का जन्म थाट से हुआ है, तो वो कौन से थाट से राग भूपाली का जन्म हुआ है, ये यहाँ देखना है। उत्तर भारतीय संगीत पद्धति जो हम लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं, उसमें 10 ठाटों को गाने का प्रचलन है। 10 ठाटों से रागों की उत्पत्ति मानी गई है। थाट गाया नहीं जाता, राग गाए जाते हैं, लेकिन राग थाटों से उसकी उत्पत्ति मानी गई है। थाट से रागों का जन्म हुआ है। तो जैसे राग भूपाली है तो इसका थाट है कल्याण ठाट, जैसा कि आप सामने लिखा देख रहे हैं। उसी तरह जैसे किसी भी व्यक्ति की जाति बिरादरी होती है तो राग में लगने वाले स्वरों की संख्या कितनी है। किसी राग में 5 स्वर लगते हैं, किसी में 6 स्वर लगते हैं, किसी में 7 स्वर लगते हैं, किसी में के आरोह में 5 स्वर, अवरोह में 7 स्वर लगते हैं, किसी राग के आरोह में 6 स्वर और उधर से आते समय अवरोह में 7 स्वर लगते हैं। तो इस तरह से जाति बनती है रागों की। जिस राग के कम से कम 5 स्वर होने चाहिए किसी भी राग में, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर हो सकते हैं। तो जिन रागों में 5 स्वरों को गाने का प्रचलन है या गाया जाता है, वो औड़व जाति का राग कहलाता है। और इस राग में आरोह में भी जैसा कि देख रहे हैं कि 5 स्वर हैं और अवरोह में भी 5 स्वर हैं, सा रे गा पा धा सा, और अवरोह में सा धा पा गा रे सा। तो सा 2 बार आया है, सा को 1 बार ही काउंट करेंगे, बाकी इसके अलावा जो है 5 स्वर हैं, क्योंकि सा अपने दोगुनी ऊंचाई पे फिर दोहरा जाता है। तो 5-5 स्वर आरोह में भी है, अवरोह में है, इसलिए इस राग भूपाली की जाति जो है औड़व औड़व हो गई। जिस राग में 6 स्वर लगते हैं वो साड़व जाति का राग कहलाता है। जिस राग में 7 स्वर लगते हैं वो संपूर्ण जाति का राग कहलाता है। लेकिन राग भूपाली में चूँकि आरोह में 5 स्वर, अवरोह में 5 स्वर लगते हैं, इसलिए औड़व औड़व जाति का यह राग कहलाएगा। इसके अलावा वादी स्वर, जैसा कि हम देख रहे हैं, वादी स्वर किसी भी राग का, प्रत्येक राग का एक अपना वादी स्वर होता है। वादी स्वर का मतलब मुख्य स्वर। जैसे किसी राज्य में राजा की महत्ता होती है, वैसे ही इस राग में एक मुख्य स्वर होता है जो बिल्कुल राजा के ओहदे पे होता है, वो सबसे मुख्य होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से कि किसी राज्य में मंत्री होता है, दूसरा
जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसी तरह से दूसरा प्रधान स्वर संवादी स्वर कहलाता है। तो राग भूपाली का वादी स्वर गांधार है और संवादी स्वर धैवत है। और अभी आरोह अवरोह की हम लोग चर्चा कर रहे थे। इस राग में मात्र पांच स्वर ही लगते हैं, आरोह में भी अवरोह में भी। सा रे गा प ध, सा पुनः दोहराता है, इसलिए उसको हम काउंट नहीं करते। और फिर देखिए उधर से सा ध प ग रे सा। तो आरोह में अवरोह में दोनों में 5-5 ही स्वर लग रहे हैं, और जो लग रहे हैं वो शुद्ध स्वर लग रहे हैं। उसको हम गा के देखेंगे। सा रे गा प ध सा, सा द प ग रे सा। तो ये आरोह, जैसा कि जानते हैं, आरोही क्रम में सजा हुआ स्वर नीचे से ऊपर जा रहा है। सा रे गा प ध सा। और ठीक अवरोह उतरता हुआ क्रम होता है, स्वरों का उतरता क्रम। सा द प ग रे सा। तो ये राग भूपाली के स्वर हैं, जिसको कि आरोह अवरोह के माध्यम से हम लोगों ने देखा। इतने ही स्वर में पूरा राग भूपाली गाया जाता है, और यही इस राग की विशेषता है कि मात्र 5 स्वरों में ही रागों को गाया जाता है, इस राग को गाया जाता है, राग भूपाली को गाया जाता है। प्रत्येक राग की पकड़ होती है। वो पकड़ का मतलब होता है कि छोटे से छोटे स्वरों के समुदाय से उस राग की अगर पहचान हो जाती है तो उसे पकड़ कहते हैं। तो आप देखिए नीचे में सबसे लिखा है छोटा से छोटा स्वर समुदाय, तो ये भूपाली का स्वर समुदाय है। इसको जब हम गाते हैं तो कोई भी जानकार आदमी समझ जाएगा कि आप राग भूपाली ही गा रहे हैं। जैसे ग रे सा ध सा रे ग प ग ध प ग रे सा। अब जो मैं अभी ये गा रहा था, तो इसमें देखिए कुछ स्वरों को विशेष रूप से बार बार दोहराया गया है। जैसे ग मुख्य स्वर है, इसलिए ग के बाद आपने देखा होगा कॉमा भी लगा है। तो ग को जब भी हम गा रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर ठहरना होता है। उसकी प्रधानता को दिखाने के लिए एक तो बार बार गाएंगे। वादी स्वर यानी मुख्य प्रधान स्वर, संवादी स्वर दूसरा प्रधान स्वर, इसको हम सबसे ज़्यादा जो इसका ग है वादी स्वर गांधार ग, उसको हम बार बार गाएंगे। और संवादी स्वर है धैवत यानी ध, उसको उससे थोड़ा कम लेकिन अन्य स्वरों से ज़्यादा उसको गाते भी हैं, और उन स्वरों पे विशेष रूप से रोकने की भी प्रथा है, प्रचलन है। अब राग भूपाली के पकड़ के बाद हर राग का एक गायन समय निश्चित हुआ करता है। इससे भी रागों की अपनी विशेष परिचय का आभास होता है। जैसे राग भूपाली है तो इसे रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया या बजाया जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर राग भूपाली रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया या बजाया जाएगा तो इसका माहौल बहुत ही अच्छा बनता है, और गाने वाले को भी बहुत ही अच्छा लगेगा गाकर, और सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। ये एक विशेष बात होती है। हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने बड़े ही शोध के बाद स्वरों का समय पे कैसा प्रभाव होता है इसको ध्यान में रखते हुए रागों के स्वरों को का समय निश्चित किया। उससे क्या हुआ कि रागों के स्वर अगर उस समय में गाए जाते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा होता है, और एक बढ़िया माहौल, एक अच्छा वातावरण तैयार होता है, जिससे गाने वाले को भी अच्छा लगता है और बजाने वाले को भी अच्छा लगता है, और साथ में सुनने वाले भी उसका बहुत ही लाभ उठा पाते हैं, अच्छा लगता है। तो ये तो हुआ राग का परिचय, राग भूपाली का राग परिचय। अब राग कैसे गाए जाएंगे या राग भूपाली को हम कैसे गाएंगे?
भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल गाने का एक अपना तरीका है। ख्याल एक शैली है शास्त्रीय संगीत की, उसको एक गाने का जो अभी सबसे ज़्यादा प्रचलित है और इसको गाने का एक तरीका है, वो किस तरह से गाया जाता है कि सबसे पहले राग के लगने वाले स्वर को धीमे धीमे आकार में, विलंबित लय में आकार में कहना आलाप कहलाता है। तो पहले हम राग को गाने के पहले आलाप करते हैं थोड़ी देर। आलाप के बाद स्वर की उस राग की बंदिश, यानी कि उस राग का गाना गाया जाता है। रागों में जो गाने गाए जाते हैं उसको बंदिश कहा जाता है। तो उसकी बंदिश गाई जाती है और उसका दो भाग होता है, स्थाई और अंतरा। तो अस्थाई के साथ भी आलाप किए जाते हैं, अंतरा के साथ भी आलाप किए जाते हैं। फिर आलाप खत्म होने के बाद जो है गाने की गति बढ़ाई जाती है और गति बढ़ाकर, लय बढ़ाकर उसके साथ तान किए जाते हैं। तान क्या है? तान का मतलब होता है उस राग के स्वरों को तीव्र गति से गाना। तीव्र गति से स्वरों का प्रयोग गाकर या फिर आकार में करना ही तान कहलाता है। तो जैसे राग भूपाली है, इनके स्वर में अगर हम आलाप करें तो वो कैसे होगा, मैं स्वरों से पहले बता रहा हूं। सा गा रे सा, फिर आकार में आ ग पा ग आ धा पा ग आ रे ग रे सा आ ध सा रे गा तो इस तरह से ये आलाप हुआ जो धीमी गति से आकार में गाई जा रही है। इससे राग का एक माहौल तैयार हुआ। उसके बाद इसके हम गीत को गाएंगे। जैसे गणेश वंदना राग भूपाली में है, आप सुने। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। शास्त्रीय संगीत में ज़्यादातर एक ताल विशेष का इस्तेमाल किया जाता है, वो है त्रिताल, जो 16 मात्रे का होता है, जिसके बोल हैं धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। तो इसी ताल पर, इसी 16 मात्रा के ताल पर ये गाना आधारित है, ये बंदिश आधारित है। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। अब गाने के साथ स्वर विस्तार होते हैं, आलाप किए जाते हैं, वो इस तरह से
आ आ जय गणेश गणनाथ। आ आ आ आ जय गणेश गणनाथ दयानिधि। अब इसका अंतरा लंबोदर गज बदन मनोहर लंबोदर गज बदन मनोहर। अब ये अंतरा के साथ भी थोड़ा राग विस्तार, तार सप्तक के स्वरों को उसमें ज़्यादा आकार में गाएंगे। लंबोदर गज बदन मनोहर कर त्रिशूल पर सुवर धारे जय गणेश गणनाथ दयानिधि जय गणेश गणनाथ दयानिधि। अब ये गाना अभी थोड़ा धीमे गाया जा रहा था, मध्य लय में था, लेकिन अब इसके साथ आखिर में थोड़ा इसका स्पीड बढ़ाकर, लय बढ़ाकर ताल किया जाता है शास्त्रीय संगीत में। तो अब हमने इसका स्पीड बढ़ाया इस तरह से, जय गणेश गणनाथ दयानिधि जय गणेश गणनाथ दयानिधि। अब इसके साथ तान कैसे किए जाएंगे, सारे ग प ध सा न प ग प ध प ग रे सा रे जय गणेश गणनाथ, सारे ग प ध सा रे सा ध प सा न प ग रे सा जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सारे ग रे सारे ग प ग रे सारे ग प ध प ग रे रे सा जय गणेश गणनाथ। इसी को आकार में भी किया जाता है, जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि जय गणेश गणनाथ। इसका स्पीड और आप अपनी क्षमता अनुसार बढ़ा सकते हैं, उसके साथ तान किया जाएगा, जैसे धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा जय गणेश गणनाथ दयानिधि जय गणेश, सारे गा प ध सा न प ग प ध प ग रे सा जय गणेश, जय गणेश गणनाथ दया, सारे गा प ध सा रे सा न प ग प ध प ग रे सा रे गणेश गण जय गणेश गणनाथ दयानिधि। और फिर इस तरह से तान करने के बाद आखिर में तिहाई लेके, यानी कि गाने के अस्थाई का जो लाइन है उसको 3 बार गा के इस गाने का अंत करते हैं, जैसे जय गणेश गण जय गणेश गण जय गणेश गणनाथ दयानिधि। तो इस तरह से राग भोपाली गाया गया।
आपने देखा कि किस तरह से रागों को गाया जाता है। आपके लिए थोड़ा ये अलग सा लग सकता है क्योंकि ये शास्त्रीय संगीत है। शास्त्रीय संगीत को सबके को सहज ही समझ में नहीं आता और उतना अच्छा भी नहीं लगता। जो उसके जानने वाले हैं वो इसका ज़्यादा लुत्फ़ उठाते हैं और आप भी जब जानने लगेंगे इसको अच्छी तरह से तो फिर आपको भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम लोग इस तरह से शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत राग भूपाली के बारे में सीख रहे थे। राग भूपाली का परिचय क्या है और राग भूपाली को कैसे गाया जाता है। मेरा ख्याल है आप लोग भी इसको अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे, सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे और जैसे जैसे जानकारी बढ़ेगी आप लोग भी गा सकते हैं। धन्यवाद।